सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाडमणोवं सुहं उभगयाणं कुसुमय विशासनं सासडं जिणाणं भवजिणाणम्। सम्मयी सुत्तम में गाथा नंबर 32 और 33 तो हो चुकी। आज 34वीं गाथा पढ़। वंजन पज्जायसौ पुरिसो पुरिसोत्तिनिच्चमवियप्पो बालाई वियप्पम पुण पासई से अथ पज्जाओ। कहते हैं वंजन पज्जायसौ पुरुषो, व्यंजन पर्याय का जो पुरुष है, पुरुषोत्ति निच्चमवियप्पो, वह पुरुष जिसको पुरुष कहा गया है, वह पुरुष इस प्रकार से नित्यम अवियप्पो, नित्य है और अवियप का मतलब अविकल्प है, निर्विकल्प है। बालाई वियप्पम, और जो बाल आदि विकल्प हैं, पुण्य पासई, उनको जो देखता है, से अथ पज्जाओ, वे उसकी अर्थ पर्याय हैं, है ना। अब यहाँ पर एक द्रव्य में दो पर्याय कैसे होती हैं उसको उदाहरण दे करके बताया गया है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, दो तरह की पर्यायों का ज्ञान किया जाता आ रहा है, और उन पर्यायों में ये भी बताया था पुरुष का उदाहरण दे करके कि जो पुरुष के काल में ये पुरुष है, इस तरह से निर्विकल्प रूप से कहता है, वह केवल पुरुष पर्याय को ही मानता हुआ यदि बालादि पर्यायों को नहीं मानता है, तो बालादि पर्याय और पुरुष पर्याय तुल्यता को प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा ऊपर की गाथा में कहा था। यानी दोनों पर्याय फिर एक कहलाएंगी, पुरुष की पर्याय और बाल्य युवा अवस्था आदि की पर्याय। तो दोनों पर्याय एक नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इसी को जो है यहाँ पर पहले दोष दिया था कि दोनों पर्याय एक होने का प्रसंग आ जाएगा। अब यहाँ पर उन दोनों पर्यायों को अलग अलग नाम से कहा जा रहा है। तो जो पर्याय पुरुष के जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक रहती है, वह पुरुष रूप में कहा जाता है कि यह पुरुष है, यह पुरुष है। इस तरह की पर्याय को व्यंजन पर्याय का पुरुष कहा गया है। ये व्यंजन पर्याय है। जो व्यंजन पर्याय क्यों है? क्योंकि उसमें पुरुषो पुरुषो इस तरह का ज्ञान हमेशा बना रहता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक यह पुरुष है, यह पुरुष है। तो पुरुषो पुरुषो इस तरह का जो ज्ञान आता है, यह व्यंजन पर्याय का पुरुष कहलाता है ना। ये व्यंजन पर्याय का ज्ञान या भाव कहलाता है। जो
पुरुष के लिए हमेशा क्या बता रहा है? नित्यम अभियप्पो। वह पुरुष को नित्य कहता है और अविकल्प कहता है, यानी जिसके कारण से पुरुष नित्य प्रतिभाषित होता है कि यह पुरुष है, यह पुरुष है, यह पुरुष है। यह दीर्घ काल तक जो नित्य प्रतिभाषित होता है, यही उसकी व्यंजन पर्याय का आभास है। और नित्य होते हुए भी वह अविकल्प रहता है। उस पुरुष को विकल्प रहित देखना कि यह वही है ना, श्याम है, यह वही राम है, यह वही प्रदीप है, यह वही संदीप है ना। इस तरह से यह वही है, यह वही पुरुष है, इसमें कोई विकल्प नहीं देखना। बिना विकल्प का माने बिना भेद के उसको जानते रहना, है ना। यह माँ है, यह पिता है, यह उसकी बहन है, यह उसका भाई है। जो दीर्घ काल तक इस तरह का विकल्प रहित भाव बना रहता है, यानी भेद रहित भाव बना रहता है, यही व्यंजन पर्याय का सद्भाव बताता है। इसी को व्यंजन पर्याय का पुरुष कहेंगे। तो यह भाव नित्यता के साथ भी बनता है और अभेदता के साथ भी बनता है। तो दीर्घकालीन जो पर्याय है उसी को यहाँ नित्य कहा जाता है। नित्य का मतलब हाँ, चिरकाल के लिए चलने वाली पर्याय, तो वही नित्य है। और उसमें उसी पुरुष का अनेक समय तक, चिरकाल तक आभास करते रहना, यही उसका अभेदपना है। उसमें हम कोई भेद नहीं डाल रहे कि यह वह पुरुष नहीं है ना। उल्टा उसमें हम यह और अपनी स्मृति से अभेद ही पोषित करते हैं। जब किसी व्यक्ति को आपने 20 वर्ष पहले देखा हो और वह कभी आपको मिल जाता है और आप उसको देख करके सहसा उसे स्मरण कराते हैं कि हम और आप मिले थे उस स्थान पर, ये 20 वर्ष पहले की बात है। तो ये आप उसको अभेद का ज्ञान करा रहे हैं कि आप वही हैं जो आप 20 वर्ष पहले थे। तो जो 20 वर्ष का ज्ञान है यह उसकी नित्यता का प्रतिभास है कि 20 वर्ष से तुम नित्य बने हुए हो और आप वही हैं जो हम पहले मिले थे। यह उसकी अभेदता का ज्ञान है। इसी को अविकल्प या निर्विकल्प भाव कहते हैं। तो उस पुरुष का यह प्रतिभास, यही व्यंजन पर्याय का ज्ञान कहलाता है। ये व्यंजन पर्याय की सिद्धि के लिए यह उदाहरण दिया गया कि यह वह पुरुष है, इस तरह से नित्य अविकल्प है, वह व्यंजन पर्याय को जान रहा है। फिर कहते हैं बालाई वियप्पम पुण पासई। और जो बाल आदि विकल्पों को देख रहा है वह उसकी अर्थ पर्यायों को देख रहा है। बाल आदि विकल्प रूप पर्याय जिन्हें आपसे कल कहा था कि व्यंजन पर्याय में भी और दूसरी पर्यायों की सिद्धि भेद रूप से होती है ना। तो उन पर्यायों को जो भेद रूप है और उस पर्याय को जो अभेद रूप है, दो तरह की पर्याय हो गई है ना। अब यहाँ कुछ और कह रहे हैं ना। तो
वह पर्याय जो भेद रूप है वो तो कौन सी हो गई? बाल, युवा, तरुण, वृद्ध आदि ये पर्याय ये भेद रूप दिखाई दे रही हैं। और यह वही पुरुष है, उस पुरुष की ये पर्याय ये अभेद रूप हो गई। तो पहले तो यहाँ ये सिद्धि की गई कि पर्यायें अभेद रूप और भेद रूप होती हैं, है ना। एक पर्याय में भी भेद रूप और अभेद रूप की सिद्धि हो जाती है, यह कल बता दिया गया। तो जो एक पुरुष पर्याय अभेद रूप है उसी में बाल्य, युवा आदि भेद रूप पर्याय भी दिखाई देती है। इस तरह से सामान्य विशेष के साथ में भेद अभेद की सिद्धि एक ही पर्याय में होती है। अब उसको यहाँ पर नाम देते हुए समझाया जा रहा है कि जो अभेद पर्याय है वह व्यंजन पर्याय के रूप में जानना, जो नित्य रूप है ना, जिसमें विकल्प भेद नहीं है, वो व्यंजन पर्याय का सद्भाव है। और जो बाल आदि विकल्प दिखाई दे रहे हैं वे सब अर्थ पर्याय जानना। अब उसको व्यंजन पर्याय नहीं कहा यहाँ पर, यहाँ उसको अर्थ पर्याय कह करके समझाया है। हाँ, तो ये दृष्टांत की दृष्टि से कि एक ही द्रव्य में कैसे द्रव्य पर्याय जो है दो तरह से विभाजित हो जाती है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। नहीं, बाल आदि के जो भेद दिखाई देते हैं ये बड़े एक तरह से अर्थ पर्याय के रूप में इसलिए कहे गए क्योंकि ये भेद जो है आपको बाल आदि के रूप में कब जो है परिवर्तित हो जाते हैं ये आपको पता नहीं पड़ता, है ना। यानी बाल आदि ये जो पर्याय हैं ये पर्याय चल रही हैं तभी वह पुरुष है ये दीर्घ काल तक कहा जाता है। तो अर्थ पर्याय वैसे तो सूक्ष्म कही गई हैं। अब उन्हीं सूक्ष्म अर्थ पर्यायों को इन अवस्था विशेष के साथ देखें तो यह हमें पता पड़ता है कि ये बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, वृद्धावस्था, ये सूक्ष्मता से हमारे सामने परिणमन होते होते आ जाती हैं। और जो पुरुष पर्याय है वो लंबे समय तक अभेद रूप से जानने में आती है। तो इसलिए वह तो हो गई व्यंजन पर्याय। और जब उसकी इन अवस्थाओं को देखते हैं, है ना, शिशु अवस्था, बाल्य आदि अवस्था, तो जो है यह उसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं इसी को यहाँ पर अर्थ पर्याय के रूप में कहा गया है ना। लिया तो बाल आदि विकल्पों को है ना। जो बाल आदि विकल्प आए, भेद आए, यानी व्यंजन पर्याय में भेद नहीं लिया, अर्थ पर्याय में भेद लिया। यहाँ पर एक नई दृष्टि ये है। अब वो आलाप पद्धति वाली दृष्टि को थोड़ी देर के लिए कोने में रख दो, है ना। जो प्रति समय वाली सूक्ष्म पर्याय है वह एक अर्थ पर्याय का ज्ञान जो था वो अलग है, और ये जो अर्थ पर्याय समझाने के लिए कही जा रही है ये द्रव्य की अलग है। हाँ, तो यहाँ पर अर्थ पर्याय को भिन्न भिन्न पर्याय के रूप में बताया गया है ना, और व्यंजन पर्याय को भेद पर्याय के रूप में बताया गया है ना। हाँ, अभेद के रूप में बताया गया। तो
ये जो पर्याय हैं ये दोनों ही पर्यायों को समझाने के लिए ये विकल्प, ये उदाहरण का दिया गया है ना। हम्म हम्म हम्म। अब ये अपेक्षा भेद अलग अलग दृष्टिकोण से है। जो 30वीं गाथा में कहा था अथ गो या अभिन्न हो, है ना, जो अर्थगत है वो अभिन्न है। तो वह जो अभिन्नता थी वो जो है एक तरह से पदार्थगत अभिन्नता की बात थी, है ना। हाँ, द्रव्य की साथ जो पर्याय की अभिन्नता है जो बनी रहती है निरंतर, उसकी अपेक्षा से कहा था। और जो व्यंजन का विकल्प है वह जो है भजनीय कहा था। वो भेद रूप भी हो सकता है, अभेद रूप भी हो सकता है। तो व्यंजनगत जो विकल्प था, ये व्यंजनगत विकल्प यही एक तरह से अगर हम देखें तो ये भेद रूप भी हो सकता है, ये अभेद रूप भी हो सकता है। तो अभेद रूप की सिद्धि के लिए ही ये जो है पुरुष का उदाहरण दिया, है ना। अब इसमें भेद की सिद्धि करने के लिए अर्थ पर्याय को उसके साथ ले लिया, है ना। अब इससे ये भी समझ सकते हैं कि अर्थ पर्याय भी अभिन्न रूप से बनी रहने के कारण से वह व्यंजन पर्याय में भिन्न रूपता दिखाई देती है ना। यानी अर्थ पर्याय भी अभिन्न रूप से बनी रहती है और व्यंजन पर्याय में भिन्नता भी हो सकती है और अभिन्नता भी हो सकती है। तो यहाँ पर अर्थगत जो परिणमन है वो अभिन्न कहा था, है ना। और जो व्यंजन के विकल्प से है वो भजनीय कहा था। वो भिन्न अभिन्न दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर उसकी सिद्धि इस रूप में कर रहे हैं कि जो अभेद रूप से है, निर्विकल्प रूप से है, नित्य रूप से है, वो तो व्यंजन है ना। तो ये व्यंजन पर्याय यहाँ पर कही जा रही है और इस तरह से व्यंजन पर्याय को देखते हुए जो उसमें भेद दिखाई दे रहे हैं वो उसके अर्थ पर्याय के भेद हैं। अब ये अर्थ पर्याय के भेद व्यंजन पर्याय में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे समझना। लेकिन ये अलग अलग नाम से जाने भी जाते हैं। बाल, यौवन आदि अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं, लेकिन ये व्यंजन पर्याय में ये अभेद रूप से, अभिन्न रूप से ये अर्थ पर्याय जुड़ी हुई है ना। तो व्यंजन पर्याय को हम भिन्न रूप भी देख सकते हैं, अभिन्न रूप भी देख सकते हैं। जब हम उसको केवल पुरुष के रूप में देख रहे हैं तो वो अभिन्न रूप दिखाई दे रहा है ना। जब हम उसको केवल बाल पुरुष के रूप में देख रहे हैं, युवा पुरुष के रूप में देख रहे हैं, तो वो उसमें भिन्नता के साथ में व्यंजन पर्याय दिखाई दे रही है। तो व्यंजन पर्याय में भिन्न अभिन्न दोनों रूप हम देख सकते हैं। 10 साल तक बाल है, 20 साल तक युवा है, ये 20 साल तक उसको हम भिन्न रूप में भी देख रहे हैं और पुरुष के वही रूप में भी देख रहे हैं। तो ये भिन्न अभिन्नता दोनों व्यंजन पर्याय में घटित हो जाती है, जो पहली गाथा में कही थी, है ना। और जो बाल्यादि जो पर्याय हैं, जो वो उसमें अभिन्न रूप से हैं, उस द्रव्य में ऐसे अभिन्न रूप से हैं
कि वह पर्याय बदलने के बाद ही वह भिन्नता दिखाई देती है। तो वह अभिन्न रूप से जो उसमें परिणमन हो रहा है, इसी को समझाने के लिए यहाँ पर उसे अर्थ पर्याय के माध्यम से बताया। तो अर्थ पर्याय अभिन्न है ना। जैसे बाल, युवा आदि पर्याय उस द्रव्य में अभिन्न रूप से होती चली जा रही हैं, लेकिन होने के बाद वो हमें भिन्न दिखाई देती है ना। ऐसा जैसे मान लो लोई से रोटी बनानी है, तो वो लोई ही रोटी बनती चली जा रही है ना। उसी लोई में मतलब आटा लगाया जा रहा है, परथन लगाया जा रहा है, उसी लोई का आकार दिया जा रहा है ना। वह लोई अभिन्न रूप से रोटी के रूप में, कच्ची से पक्की के रूप में बनती चली जा रही है। तो यह उसकी अभिन्नता जो है उसके साथ हमेशा उसके पर्याय में परिणमन करा रही है, जो अभिन्न रूप से उसकी परिणति चल रही है। अब उसको हमने अलग अलग अपेक्षा से देखा, तो ये कच्ची है, ये पक्की है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये उसकी अलग अलग परिणति की अपेक्षा से देखा, तो उसमें हमें भेद भी दिखाई दे गया। लेकिन मुख्य रूप से उसमें अभिन्नता है अपनी अर्थ पर्याय के साथ, अर्थ पर्याय की अभिन्नता, जिससे कि वह हमें पहले एक छोटा सा गोले के रूप में, फिर हमें बड़े है ना थाली के आकार के रूप में, फिर हमें कच्ची पक्की रोटी के रूप में, ऐसे हमें जो है उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं जब हमने देखी, तो वो भिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन वो भिन्न अवस्थाएं अलग अलग नाम से कहने में आएंगी, लेकिन उसमें जो अभिन्नता है वो अभिन्नता हमें देखने में नहीं आ रही, जबकि उसका परिणमन अभिन्न रूप से चल रहा है सभी प्रकार के आकारों में, सभी प्रकार के भेदों में। तो उस अभिन्नता को यहाँ अर्थ पर्याय कहा गया है ना। अब परिणमन जब होगा तो वो परिणमन होगा, तो परिणमन के साथ में चेंज तो होगा ही है ना। तो उस चेंज होगा तो उसमें समय के साथ में भेद भी होगा, लेकिन उस भेद को यहाँ पर अर्थ पर्याय के रूप में कहा जा रहा है। वो जो भी विकल्प हैं वो उसी द्रव्य में अभिन्न रूप से बने हुए हैं, ये कहने का मतलब। माने द्रव्य में अभिन्न रूप से जब आप देखेंगे तो वो उसकी आप उसको अर्थ पर्याय जानना है ना। अब अभिन्न होते हुए भी वह अर्थ पर्याय एक बार आपको शिशु अवस्था के रूप में दिखाई देगी, फिर वो बाल्य अवस्था के रूप में दिखाई देगी, तरुण अवस्था दिखाई देगी, यौवन दिखाई देगी। तो ये पर्याय अभिन्न रूप से होते हुए भी यह उसकी अर्थ पर्याय हैं, है ना। लेकिन जब हम उसे अलग अलग शब्दों से नाम दे देते हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्याय के नाम की अपेक्षा से व्यंजन पर्याय के भेद कहे जाएंगे, है ना। लेकिन उसके केवल परिणमन को देखते हुए वह अर्थ पर्याय कही जाएगी। इस तरह से इसमें बारीक अंतर बताने के लिए ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का उदाहरण दिया है। तो व्यंजन पर्याय एक तरह से नित्य हो गई, ये पुरुष पुरुष पुरुष, ये तो व्यंजन पर्याय हो गई। अब यह व्यंजन पर्याय जो है भिन्न रूप भी है, अभिन्न रूप भी है ना। लेकिन जो अर्थ पर्याय है वो अभिन्न रूप ही है। ये जो पहले कहा था उसको इस उदाहरण के साथ अगर जोड़ते हैं तो इस तरह से समझा जा सकता है कि बाल आदि रूप परिणमन उसमें अभिन्न रूप से हो रहा है, माने वो उस द्रव्य के साथ इतना मिला हुआ है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है।
है ना, वो बालादि रूप परिणमन वो उसके साथ अभिन्न रूप से हो रहा है ना। उसको बाल आदि के रूप में ऐसे भी समझ सकते हो, जो अपने बाल आदि का जो परिणमन है ना हाँ, ये जो बाल का परिणमन है ना, बाल है ना, बाल कब बड़े होते चले जाते हैं बाल माने बाल्यावस्था ही लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बाल आदि के विकल्प हैं है ना, कि ये बाल कब जो है बड़े होते चले जाते हैं, तो वो अभिन्न रूप से उसमें परिणमन कहलाएगा वो उसको। तो वो उसकी अर्थ पर्याय है, उस बाल में कैसे वृद्धि हो रही है, या जो नाखून है वो कैसे बढ़ता चला जाता है, तो जो उसमें वृद्धि होती है वो अभिन्न रूप से होती है। बढ़ गया तो उसकी शेप जो है 2 अंगुल बढ़ गया, 4 अंगुल बढ़ गया, तो उसको फिर हम अर्थ पर्याय के रूप से एक नया नाम दे देते हैं, उसको हम जानने लग जाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन बाल वही है, इसको हम कहेंगे व्यंजन पर्याय है ना। और उसमें जो सूक्ष्म वृद्धि हो रही है जिसके कारण से वह बढ़ता महसूस हो रहा है ना, उसका रंग या उसकी लंबाई बढ़ रही है, ये उसके अर्थ पर्याय के भेद हैं। लेकिन वह बाल ही है, वही बाल है, ये व्यंजन पर्याय है। तो यहाँ पर व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय को इस रूप में मतलब उदाहरण दे करके समझाया कि जो आपके बाल आदि हैं, ये बाल वही हैं, ये वही बाल है, ये लंबे समय तक जो चलता रहता है, ये बाल व्यंजन पर्याय है ना। लेकिन उस बाल की आप कटिंग कर देते हैं, उस बाल में सूक्ष्म परिणमन होता रहता है, उस बाल में वृद्धि होती रहती है, उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो ये उसकी जो भिन्न अवस्थाएं बाल की आती रहती हैं, ये उसकी अर्थ पर्याय है ना। तो अर्थ पर्याय अवस्था विशेष के रूप में भी देखी जाती हैं, लेकिन उसके अभिन्न परिणमन के साथ में उन अर्थ पर्यायों को जानना, है ना। तो व्यंजन पर्याय एक लंबी हो गई और उसकी ये अवस्थाएं अर्थ पर्याय हो गई, है ना। गन्ना खड़ा है वो गन्ना उसकी व्यंजन पर्याय हो गई। अब उसके केवल नीचे का भाग देखना, कि बीच का भाग देखना, कि ऊपर का भाग देखना, कि उसमें कितने पोरे हैं, ये गिनना, ये उसकी अर्थ पर्याय के भेद हो गए, ये अर्थ पर्याय के भेद। और अर्थ पर्याय किसे कहेंगे, जो उसमें पूरे में है ना रस का परिणमन हो रहा है, जो उसकी वृद्धि सूक्ष्मता से होती चली जा रही है, वो उसकी अर्थ पर्याय है। हाँ, तो अर्थ पर्याय अभिन्न परिणमन के साथ चलता है, लेकिन उसकी अवस्था विशेष को देख करके अर्थ पर्याय का अनुमान की इसकी अर्थ पर्याय अब यहाँ पहुँच गई, ये इतनी वृद्धि हो गई, तो उसका हमने नाम दे दिया, एक पोरा आ गया, ये अभी है ना कच्चा है, ये पक्का है, ये कोई भी जो नाम दे दिया वो उसकी अवस्था विशेष हो गई, और उसकी जो पूरी पर्याय है वो उसका नाम व्यंजन पर्याय हो गई। नहीं, रोटी को व्यंजन पर्याय नहीं कहेंगे, आटे से लेकर के रोटी तक की जितनी अवस्था है वो सब क्या है, उसकी व्यंजन पर्याय, केवल रोटी व्यंजन पर्याय नहीं। अब अर्थ पर्याय उसकी ये आटे को जो है ना ये गीला हो गया, ये गोल बन गया, ये लोई बन गई, ये अब चके पर रख के इसको है ना थाली के आकार का बना दिया, ये सब उसकी भिन्न भिन्न अर्थ पर्याय कहलाएंगे। जो अर्थ पर्याय उसी में अभिन्न परिणमन के साथ होती चली जा रही है। तो अर्थ पर्याय अभिन्न परिणमन के साथ होती हैं, और जो उसकी व्यंजन पर्याय है एक, अगर उसको देखोगे तो वो भी अभिन्न है, लेकिन उसमें भेद देखोगे तो वह भी भिन्न भिन्न रूपों में भी वो दिखाई देगी, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर अवस्था का नाम दोगे तो वह अर्थ पर्याय के रूप में कही जाएगी। ऐसे ही समझ लो ना, जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, तो एक कंपनी में है ना एक जो है
मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक जो है वर्किंग कमेटी होती है, तो ये सब हैं उसी कंपनी के ही अंग हैं। हाँ, वो कंपनी है, वो अपनी व्यंजन पर्याय हो गई। और उसमें ये जो सभी एम्प्लॉय हैं या वर्किंग कमेटी के लोग हैं, ये सब मैनेजमेंट है, ऑफिस के लोग हैं, ये सब जो है उसमें अलग अलग ये अपनी अर्थ पर्यायों की व्यवस्थाएं हैं। हाँ, जो उसमें सूक्ष्मता के साथ उसी में परिणमन करते हुए काम कर रहे हैं, और पूरी की पूरी कंपनी को देखोगे तो वो एक व्यंजन पर्याय है। ऐसे इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जो नित्य है, भेद रहित दिखाई दे रही है एक कंपनी के रूप में, वो व्यंजन पर्याय है। जो उसके भेद दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन अलग अलग तरह के, वो उसके अर्थ पर्याय है। बस। हाँ हाँ, ये तो कल भी कहा था कि एक पर्याय में भी अनेक पर्याय होती हैं, क्योंकि वो एक पर्याय जो लंबे समय की है वो अचानक से थोड़ी ना बन गई, वो तो उसी के परिणमन से बनने के बाद में हम उसको कह रहे हैं ना। अब जन्म से लेके मृत्यु तक, तो जब उसकी मृत्यु होगी उसके बाद ही तो हम देखेंगे जन्म से लेके मृत्यु तक की पर्याय। माने अभी बीच में कहाँ जन्म से मृत्यु की पर्याय दिख रही है तो वो उसकी व्यंजन पर्याय की पूर्ति तो तब कहलाएगी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु होने के बाद अब इसकी पर्याय इतनी बड़ी हो गई, ये पूरी हो गई, 80 साल की एक पर्याय हो गई। अब उसमें उसकी अर्थ पर्यायों के भेद हो जाएंगे। 20 साल की ये, 20 साल की ये, 10 साल की ये उसकी अर्थ पर्यायों के भेद हो गए। उन्हीं अर्थ पर्यायों से मिलकर के व्यंजन पर्याय बनती है। तो ये जो सिद्धांत है कि अर्थ पर्यायों के ही परिणमन से व्यंजन पर्याय होती है, अर्थ पर्याय ही जो है अपनी अपनी अवस्थाओं को बदल करके, है ना, उसे एक लंबे समय की व्यंजन पर्याय के रूप में बना दी रखती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, लंबे समय की जो भी पर्याय बनेगी तो वह सूक्ष्म परिणमन के साथ बनते बनते बनेगी, और उसकी जो अपने अपने व्यवस्था विशेष होगी वो उसके अर्थ पर्याय कहलाएगी। आप दिल्ली से बम्बई जा रहे हो तो रास्ते में दिल्ली से बम्बई का ये पूरा आपका एक पर्याय हो गई कि भाई दिल्ली से बम्बई तक हम व्यंजन पर्याय के साथ आए। अब बीच में जितने भी स्टेशन पड़े आप उनमें पहुंचे, तो उनमें कैसे पहुंचे? उनमें परिणमन करते हुए पहुंचे, वहां तक चलते हुए पहुंचे, घूमते हुए पहुंचे है ना। तो गाड़ी जो चलते 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 एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंची, तो ये उसकी अर्थ पर्याय के भेद हैं। ये अर्थ पर्याय से परिणमन उसके अंदर अभिन्न रूप से हो रहा है। अब वो अभिन्न परिणमन होते होते एक स्टॉप दिखाया कि हाँ भाई आप 50 किलोमीटर आ गए, है ना, ये वाला स्टेशन आ गया, अब आप यहाँ तक 50 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लिए। फिर एक स्टेशन आया, आपने और 50 किलोमीटर पूरे कर लिए। तो वो उसकी सब अर्थ पर्याय की अवस्थाएं हैं। और अर्थ पर्याय क्या है? जो उसमें अभिन्न रूप से परिणमन हो रहा है वो अर्थ पर्याय है। उन अर्थ पर्यायों की अवस्था विशेष का नाम बाल्य आदि ये अवस्था विशेष हो गई। और पूरी पर्याय जो आपकी जो लक्ष्य के साथ थी कि भाई आप दिल्ली से बंबई पहुंच गए, ये पूरी व्यंजन पर्याय हुई। तो अब और कितने उदाहरण दें? अब वो अर्थ पर्याय का मतलब यही समझ लो कि अब आपने कितनी अर्थ पर्याय निकाल ली, कितनी अर्थ पर्याय की अवस्था आ गई, तो भाई 50 किलोमीटर चल लिए, है ना, 10 लीटर तेल फूक गया, ये उसकी अर्थ पर्याय हो गई, है ना। तो इस तरह से अर्थ पर्यायों का समुदाय ही जो है एक तरह से व्यंजन पर्याय है, और इन सब अर्थ व्यंजन पर्यायों का समुदाय का नाम ही द्रव्य है। वही द्रव्य यहां भी है, वही द्रव्य वहां भी है। पर्यायों का समूह का नाम द्रव्य, बस जो पर्याय निकलती जा रही है।
तो एक द्रव्य की जब हम कोई नित्य पर्याय देखते हैं, एक पुरुष या मनुष्य आदि पर्याय, तो वह उसकी व्यंजन पर्याय हो गई, और उसकी जितनी भी अवस्थाएं बनेंगी वो सब उसकी अर्थ पर्यायों के साथ बनेंगी। तो व्यंजन पर्याय दीर्घकालीन कहलाती है, नित्य अवस्था वाली, और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती हैं या कम समय वाली होती हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते कि कब इसका परिणमन कितना हो गया, है ना। अब कोई कोई मान लो बच्चे के बाल, ऐसा भी एक आध बच्चा मिला कि जिसके बाल, बच्चा है वो, मतलब 7-8 साल का, और उसके बाल या तो सफ़ेद हो जाते हैं, है ना, या झड़ ही जाते हैं। तो अब उसकी पर्याय का ये परिणमन जो हो रहा है, ये एक तरह से उसके बालों का, है ना, 8 वर्ष की अवस्था में सफ़ेद हो जाना ये जो है उसका परिणमन होते हुए भी ये उसका है अर्थ पर्याय के साथ ही परिणमन, लेकिन ये उसका भिन्न रूप परिणमन अर्थ पर्याय के साथ में कहा जाएगा, है ना। अभिन्न होते हुए भी ये उसकी भिन्न दशा का परिणमन कहलाएगा। तो इस तरह से पर्यायें अपने समय पर भी होती हैं, और जो परिणमन होना है वो समय से पहले भी। ऐसा नहीं है कि जो भी पुरुष बने हैं वो सब 40 वर्ष के बाद और 50 वर्ष के बाद ही बाल सफ़ेद होंगे, 8 वर्ष में भी हो जाते हैं, है ना। तो वो परिणमन जो है वो कभी भी आगे पीछे हो सकता है, उसका नाम पर्याय है। तो इस तरह से यहाँ पर, है ना, कि व्यंजन पर्याय जो होती है वो और अर्थ पर्याय होती है, एक ही द्रव्य में इन दोनों पर्यायों की किस तरह से अवस्थाएं बनती हैं ये समझाया गया। मतलब जो आप कहते हो कि अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, वो सूक्ष्म होने के साथ साथ वह आपको पकड़ में तब आएगी जब वो अशुद्ध पर्याय का उदाहरण दे करके आपको उसका परिणमन दिखाएंगे, है ना। ये उदाहरण जब भी दिया जाएगा तो जैसे अशुद्ध द्रव्य जो है वह अशुद्ध पर्याय के उदाहरण के साथ में मनुष्य आदि पर्याय का उदाहरण दे करके समझाया गया अर्थ पर्याय के रूप में। हाँ, सवियप्प निव्वियप्पम इय पुरुषम जो भड़ेज अवियप्पम सवियप्पमेव वाणे क्षयेण न सनिच्छियो समये। अब क्या कहते हैं, सवियप्पम निव्वियप्पम इय पुरुषम, माने अब पुरुष को देखो तो पुरुष दोनों रूप में है, सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी है ना। सविकल्प माने भेद सहित हो गया, निर्विकल्प माने अभेद सहित हो गया। तो पुरुष में हमें भेदपना भी दिख रहा है और अभेदपना भी दिख रहा है ना। एक पुरुष की अवस्था, एक पुरुष की यह वही पुरुष 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 ऐसा कहना यह भेदपना हो गया, उसकी बाल्य आदि अवस्थाएं उसकी भेदपना हो गई। किंतु जो भड़ेज जब अब कोई पुरुष कहे, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं पुरुष तो अविकल्प होता है ना, यानी पुरुष हमेशा भेद रहित होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। तो अथवा सवियप्पम एव, अथवा कोई ये कहे कि पुरुष सविकल्प ही होता है, यानी भेद वाला ही होता है, अभेद नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी एकांत रूप से कहा जाएगा तो निश्चयेन न सनिच्छियो समय, तो उसे समय में माने आगम में कुछ भी उसने निश्चय नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि निश्चय से पुरुष अविकल्प है अथवा निश्चय से पुरुष सविकल्प है? हाँ हाँ हाँ, अगर कोई कहे कि ऐसी पुरुष की अवस्था निश्चय से भेद रूप ही है, ऐसा कोई कहे भाई पुरुष में तो भेद ही दिखाई देते हैं, तो भी कहना गलत होगा। और कोई कहे कि पुरुष अभेद रूप ही होता है, तो ये भी कहना गलत होगा।
क्योंकि जो भेद अभेद दोनों रूप है उसको एक रूप नहीं कह सकते आप, हैं? हाँ, नित्य नित्य भी है। अभी यहाँ भेद अभेद की बात चल रही है, तो भेद अभेद रूप। हाँ, तो भेद अभेद जो है वो पर्याय में इसीलिए दिखाए गए कि अभेद रूप भी पर्याय है और भेद रूप भी पर्याय है ना। उसी को सामान्य विशेष से भी जाना जाता है। तो इस तरह से एक रूप पर्याय को मानना, ये जो है आपने अपने आगम में या अपने सिद्धांत में आपने कुछ भी पदार्थ का निश्चय नहीं किया, आपको अभी कुछ निश्चय नहीं है, इसलिए आप एकांत रूप से उसे अभेद कह रहे हैं या एकांत रूप से भेद कह रहे हैं, ऐसा कहा गया। तो पर्याय में भी भेद अभेद पना देखना है ना। तो ऐसी एकांत नहीं है कि द्रव्य ही जो है अभेद होता है और पर्याय भेद रूप ही होती है, ऐसा सिद्धांत में समझाया जाता है। पर्याय भेद रूप है, द्रव्य अभेद रूप है। तो उस सिद्धांत में भी यहाँ एकांत बताया जा रहा है कि पर्याय भी भेद रूप ही होती है, ऐसा नहीं है, पर्याय में भी भेद अभेद दोनों पना होते हैं, है ना। तो पर्याय सविकल्प रूप भी है और निर्विकल्प रूप भी है, और इन दोनों को मिलकर के ही उसका नाम पुरुष है, सविकल्प और निव्यप, है ना, ये पुरुषम। तो कोई भी जैसे द्रव्य है तो वो द्रव्य दोनों तरह की चीजों को मिलकर के ही बनता है। तो पुरुष को हम एक द्रव्य मान लें अगर, है ना, तो उसमें दोनों रूप आपको दिखाई देंगे, सविकल्प भेद रूप और अभेद रूप। तो इससे हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि द्रव्य भेद रूप भी होता है, अभेद रूप भी होता है, और इससे ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि पर्याय भी भेद रूप होती है और अभेद रूप होती है ना। सब अपेक्षा भेद से अनेकांत में सिद्ध किया जाता है कि आप द्रव्य को कैसे देख रहे हैं या पर्याय को कैसे देख रहे हैं। तो भेदा भेद रूप जो सिद्धांत है ये पर्याय में भी है और द्रव्य में भी है, ऐसा जानना, है ना। उसको कोई एक रूप कहता है तो उसने अभी समय में माने आगम में कुछ अपने लिए निश्चित नहीं किया, अभी उसके अंदर कुछ भी एकांत मानना निश्चय का अभाव है। जो निश्चय से कहते हैं कि पर्याय ही भेद रूप है, ऐसा निश्चय से कहना भी निश्चय के अभाव है, अभी आपकी बुद्धि में कुछ निश्चित हुआ नहीं है इसका। तो ये अच्छी चीज है। न स निश्चयो समय, वह समय में अभी निश्चित नहीं है, माने आगम सिद्धांत में अभी उसने कुछ निश्चित नहीं किया है कि तत्व क्या है। तो भेदा भेदात्मक वस्तु तत्वम ये कहा गया। वस्तु तत्व जो है वो भेदा भेदात्मक है। युक्त्यनुशासन भी एक ग्रंथ है ना, ये उसकी पंक्ति है, अभेद भेदात्मक वस्तु तत्व, ऐसा कुछ है ना। इस तरह से व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों को भेद अभेद के साथ में लेकर के चलना, है ना। और जो उनकी भिन्नता अभिन्नता का वर्णन है वो अलग समझना कि व्यंजन पर्याय भिन्न भी है अभिन्न भी है, लेकिन अर्थ पर्याय अभिन्न है ना, ये अलग चीज़ है। और व्यंजन पर्याय लंबे समय तक रहने वाली निर्विकल्प अभेद रूप है, और भेद रूप जो भी पर्याय हैं वो उसकी अर्थ पर्याय के रूप में जानी जाती है। तो भेद में भी अभिन्नता देखना, अभेद में भी भिन्नता देखना, ये सब अनेकांत दृष्टिकोण से आता है।